हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 64 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपका एग्जाम 16 और 17 अप्रैल 2025 को है एग्जाम डेट। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं study247.in। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कुंभ मेले का स्थान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। कुंभ मेले का स्थान कि कुंभ मेले का जो आयोजन है वो किस जगह पे होगा, ये किस बेस पे तय किया जाता है? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की जो सापेक्ष स्थिति है उसके आधार पर तय किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। सन, मून एंड जुपिटर, इनके जो सापेक्ष स्थिति है इसी के आधार पर तय किया जाता है, और इसके पीछे कई सारे जो एस्ट्रोनॉमी है, साइंस है, वो है इसके पीछे। कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और रामेश्वरम में लगता है। कुंभ का मेला हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और ये नासिक में लगता है, रामेश्वरम में नहीं। नासिक त्र्यंबकेश्वर में लगता है। कहाँ पे? नासिक त्र्यंबकेश्वर में लगता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। रामेश्वरम क्या है एक्चुअली? रामेश्वरम ये हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है, और रामेश्वरम क्या है, कहाँ पे है? रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, और 4 धाम हैं, उनमें से एक है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक शिवलिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम में है। कुंभ का आयोजन यहाँ नहीं होता है। कुंभ शब्द संस्कृत के कुंभ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गढ़ा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट है। देखिए, कुंभ का है जो इसका लिखित, वैसे तो ये साधु सन्यासियों की परंपरा है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। कुंभ में ये जो संगम है यहाँ स्नान करने की, लेकिन इसका जो लिखित साक्ष्य है कि इसका लिखित में भी उल्लेख है, तो वो कहाँ पे है? ये एक चाइनीज थे, चाइनीज जो हैंगशांग के जो वृत्तांत है उनमें लिखा हुआ है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जो हैंगशांग था चाइनीज, उसका जो लिखित ये जो वृत्तांत है इसमें, उस टाइम पे हर्षवर्धन के शासन के टाइम पे वो भारत आया था और उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें लिखा हुआ है तो पहली बार उस टाइम ही हुआ होगा। जो मौजूद है वृत्तांत वो उसका है कि हर्षवर्धन के टाइम पे वो भारत आया था 629-645 ईस्वी में, और उसने देखा कि जो उस टाइम पे राजा था हर्षवर्धन, उसने किंग इसका कुंभ मेले का आयोजन करवा रखा था। तो हो सकता है उससे पहले भी कोई हो, लेकिन जो साक्ष्य है वो यहीं से मिलता है लिखित में, चाइनीज हैंगशांग का। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप का पूछा है, ये किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप या फिर जो पेंट शॉप है, ये प्रोग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। जो प्रोग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं, इसमें जैसे आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मेनली कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। या फिर डेटा है, सॉफ्टवेयर डेटा, उसको रो में, कॉलम में जो संग्रहित किया जाता है, ये इसी से होता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है ये। एडोब फोटोशॉप क्या है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। पूरा सिलेबस बेस्ड टेस्ट है ये, फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि ये तिथि संबंधित है 6 अप्रैल 1930 को। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं किससे संबंधित है? 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक
ये ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ, नमक पे जो ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था उसके खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। इसको हम सॉल्ट मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये महात्मा गांधी ने चलाया था। 12 मार्च को शुरू हुआ था। साबरमती नदी के किनारे से जो अरब सागर में है दांडी, वहां से अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 240 मील की यात्रा की थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो समुद्र के जल से नमक बनाकर जो ब्रिटिश सरकार की नीति है उसका उल्लंघन करना, इसीलिए इसको सॉल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा पेयर सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत कौन सा है वो पूछा गया है। 2024-25 के लिए 18वीं लोकसभा को स्पीकर ने कमेटी गठित की है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उनका पूछा है। जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक सेवा समिति, इसके अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल और इसके अध्यक्ष है जो लीडर जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसमें से ही होते हैं। प्राक्कलन समिति है, इसके वैजयंत पांडा है। एक्चुअली जो प्राक्कलन समिति है इसके वैजयंत पांडा नहीं है, प्राक्कलन समिति का बनाया गया है ये संजय अग्रवाल को। किसे बनाया गया है? संजय अग्रवाल को बनाया गया है प्राक्कलन समिति का। और जो वैजयंत पांडा है इनको बनाया गया था जो पीएस ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका। वैजयंत पांडा किसके हैं? पीएसयू से रिलेटेड जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वैजयंत पांडा को। प्राक्कलन समिति के संजय अग्रवाल को बनाया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के गणेश सिंह, ये भी सही है। गलत पूछा था तो इनकरेक्ट बी है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का, ये जो दे रखा है इसमें गलत युग्म है। ये दे रखे हैं भारत के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो दे रखे हैं किस देश का जो भारत के साथ संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? रूस के साथ इंद्र होता है, ये सही है। भारत और रूस का है इंद्र। भारत और किर्गिस्तान का खंजर है, ये भी सही है। भारत और सेशेल्स का लामिते, ये भी सही है। भारत और थाईलैंड का युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास एक्चुअली भारत और थाईलैंड का नहीं है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए का है। भारत और अमेरिका का है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका का है। थाईलैंड के साथ जो होता है वो होता है मैत्री। कौन सा होता है? मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम मैत्री है और युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका का है। गलत, इसमें सही मैच नहीं कर रहा, वो डी है। 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? 2001 से 11 में कौन से राज्य की पॉपुलेशन ग्रोथ का पूछा है? सबसे ज्यादा रही है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इस डिकेड में। 2001 से 2011 का जो डिकेड है इसमें कौन से भारत के किस राज्य की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो सबसे ज्यादा है वो रही है मेघालय की। उत्तर प्रदेश की कितनी रही है? उत्तर प्रदेश की अगर हम पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 11 के बीच की देखें तो उत्तर प्रदेश की रही है 20.2%। 20.2% उत्तर प्रदेश की रही है। राजस्थान की कितनी रही है? ये 21.3% रहा है। मेघालय का जो रहा है, मेघालय का ये अराउंड 27% के अराउंड था, 27.9, 28% के अराउंड है मेघालय का, 27.9। बिहार का कितना रहा है? 25.4%। ये 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है। देखिए पहले नंबर पे इसमें सबसे ज्यादा हुआ है ये
इसका हुआ है मेघालय का, और दूसरे नंबर पे इसमें जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 26% है। और इसमें फिर तीसरे नंबर पे बिहार है। भारत का पूछा जाता है अगर हमसे 2001 से 11 के बीच में इंडिया का क्या जनसंख्या वृद्धि दर रहा है, भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% रहा है। ये पूरी लिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है स्टेट वाइज कंप्लीट, उसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत का जो पॉपुलेशन, कई बार पूछते हैं इस तरीके से भी क्वेश्चन की, जो भारत का जनसंख्या वृद्धि दर रहा है इस 10 साल में, उसके आसपास का कौन सा किस राज्य का रहा है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि भारत का जितना रहा है वो किस और राज्य का रहा है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ राज्य नहीं है लेकिन यूटी है इसमें, तो चंडीगढ़ का पूछ सकते हैं हमसे, 17.2 है चंडीगढ़ का। या फिर राज्य का पूछे तो इसका आसपास है 17.1, 17.1%। असम का रहा है 17.2 चंडीगढ़ का है। इसके आसपास में जो भी हैं आप देख लीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र का 16% है, उत्तराखंड का 18 है। वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनका पूछा गया है, 2024 का पूछा है। और ये लेटेस्ट भी यही है अभी जब हम ये कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, परमाणु ऊर्जा केंद्र की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है भारत में? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में है टोटल 4 हैं, 4 प्लांट हैं महाराष्ट्र में। और वो 4 प्लांट की अगर टोटल देखेंगे आप तो इसमें आपको लगभग 900 इसमें मेगावाट महाराष्ट्र की कैपेसिटी है। और ये कौन सा है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र का, इसकी 4 यूनिट है जिसमें से 2 यूनिट हैं महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, तो 2 यूनिट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की, उसकी कैपेसिटी 160 मेगावाट है। और इसके अलावा जो बाकी के 2 और हैं उनकी कैपेसिटी 540 मेगावाट है। तो शायद इनको टोटल करते हैं हम तो ये 320, और ये कितना हो जाता है? तो ये ज्यादा होता है इससे 1400। ये इसकी टोटल कैपेसिटी है किसकी? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र की। दूसरा राज्य राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये इसलिए डिटेल में बताया जा रहा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा राजस्थान में है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये रावत बाठा का कोटा के पास में है ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। इसकी टोटल 6 यूनिट है। कितनी यूनिट है? इसकी टोटल 6 यूनिट है। और 6 यूनिट में पहली यूनिट में तो इसमें कुछ नहीं है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट में इसमें दूसरी यूनिट में 200 है, दूसरी यूनिट में 200 है। इसकी जो तीसरी यूनिट है और चौथी यूनिट, पांचवी, छठी, इसमें टोटल आपको 220 है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 4 से, तो ये लगभग 1080 मेगावाट हो जाता है राजस्थान का। तीसरा जो राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है और इसके अलावा कुंडनकुलम है तमिलनाडु में। तो मद्रास तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, तो तमिलनाडु में जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है इसकी 2 यूनिट है। मद्रास वाले की 2 यूनिट हैं और उन 2 यूनिट में 220 मेगावाट का दोनों यूनिट से होता है। तो ये 440 का तो ये हो गया। इसके अलावा जो तमिलनाडु में दूसरा है कुंडनकुलम की
जो कुंडनकुलम है इसकी 2 प्लांट है, उन दोनों की कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, यूपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें 440 मेगावाट दोनों की है। नरोरा में 2 यूनिट हैं और दोनों की 220 है, तो ये 440 मेगावाट हो जाता है। काकरापार एटॉमिक पावर है गुजरात का, दिस वन ऑप्शन ए काकरापार। काकरापार की आप देखेंगे तो इसमें 2 यूनिट 220 की है और 2 700 की है, तो इसमें 1840 मेगावाट इसकी है। तो सबसे ज्यादा किसकी है? तमिलनाडु कुडनकुलम की है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसको डिटेल में पढ़िएगा आप, वैसे आपको सेंड कर दिया जाएगा। टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है इंडिया की? टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8080 मेगावाट है। एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब ये उपयोगकर्ता को बहलाकर उसे इंस्टॉल करवा देता है, तो काफी हद तक ये क्या है, एक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। और इसको क्या कहा जाता है? एक मेलवेयर जो एक वैध, ऐसा लगता है कि ये कोई वैलिड या कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, उसकी तरह ही दिखता है। और एक बार जब इसको कोई यूजर को इसमें बहला के उसको इंस्टॉल करवा लिया जाता है और फिर उसके बाद ये काफी हद तक एक वायरस या वर्म की तरह काम करता है, तो इसको ट्रोजन कहते हैं। कभी भी किसी से बात करते टाइम, फोन पे बात करते करते कोई एप्लीकेशन या कुछ डाउनलोड नहीं करना, ना मोबाइल का यूज करना है। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं अननोन नंबर से, या कोई कंपनी वगैरह का, कोई बैंक का, या किसी पर्पज से आपको फोन करता है, आप जानते नहीं है, वो कहे कि आपको गाइड कर देंगे, आप अभी कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, इसका फायदा है, तो आप फोन पे बात करते करते कभी भी कोई ऐप को एक्सेस नहीं करना है, या ऑनलाइन गूगल ब्राउजर या किसी ब्राउजर को मोबाइल पे बात करते करते एक्सेस नहीं करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने के लिए किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये पूछा जा रहा है 2023-24 में भारत में जो कुल व्यापार घाटा है उसको कम करने के लिए कौन से सेक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए, आर्थिक सर्वे आया, आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत का जो चालू खाता है घाटा है वो 2023 में 67 बिलियन डॉलर, मतलब जीडीपी का 2%, जीडीपी का 2% से घट के, और 2024 में ये 23.2 बिलियन हो गया। 2023 में कितना था? 2023 में था ये 67 बिलियन डॉलर, और 2024 में कितना हो गया? 23.2 बिलियन डॉलर। तो ये घट के, और पहले जीडीपी का 2% था, बाद में जीडीपी का हो गया 0.7%। और इसमें जो ये भरपाई कह सकते हैं, इसको कम करने में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? तो ये रोल प्ले किया है सर्विस सेक्टर ने। सेवा प्राप्ति 2023 में ये 143 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में 163 बिलियन डॉलर हो गई थी ये। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट था सॉफ्टवेयर का, जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है उसका, या फिर जो यात्रा है, व्यापारिक सेवाएं हैं, या विदेशों में जो काम कर रहे हैं हमारे नागरिक, उन्होंने जो भेजा, क्योंकि 2023 में उन्होंने भी 101 बिलियन डॉलर भेजा था और 2024 में ये 107 बिलियन डॉलर हो गया था। तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था सर्विस सेक्टर का, घाटे को भरपाई करने के लिए। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा उत्पादक भारत, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक कौन से प्रोडक्ट्स में है? किन चीजों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, भारत दूध, दालें, मसाले और जूट, इनमें दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसमें? दूध, दाल, मसाले और जूट। जबकि चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल, कपास, इनमें वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। और पहले नंबर पे किसमें है?
पहले नंबर पे है दूध, दालें, मसाले। और सेकंड नंबर पे हम किस में हैं? चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फ्रूट्स, कपास, इनमें हम सेकंड नंबर पे हैं। अगर देखिए मिल्क प्रोडक्शन का ही पूछ लिया जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया पहले नंबर पे है, और इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे पे पाकिस्तान है, और चौथे पे इसमें चाइना है, और पांचवे पे ब्राजील है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं, और उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। आप सीधा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, इजीली आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा यहाँ से। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यम क्रांति योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रदेश में जो शिक्षित युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक के माध्यम से रियायती ब्याज दर पे कोलेटरल मुक्त जो ऋण है वो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये शुरू की गई है उद्यम क्रांति योजना। स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? पद्म विभूषण पूछा है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में इनमें से किसे नहीं मिला है? देखिए 2024 की बात करें तो 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 5 कैंडिडेट्स को मिला है ये। इसमें कला के क्षेत्र में मिला है 3 को, और एक सार्वजनिक मामले में, एक सामाजिक कार्य में। तो आर्ट के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है कला में, और वो 3 लोग हैं सुश्री वैजयंती माला बाली, जो वैजयंती माला जी हैं उनको मिला है, कोनेडेला चिरंजीवी, वैजयंती माला और चिरंजीवी। इसके अलावा पद्म सुब्रमण्यम को मिला है, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को। ये तीनों को कला में मिला है, वैजयंती माला, चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम कला के फील्ड में मिला है, जिसमें से वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम का तो संबंध तमिलनाडु से है और चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से है। तीसरा जो दिया है, चौथा जो दिया है इसमें एम वेंकैया नायडू जी, जो इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है एम वेंकैया नायडू जी को, और ये आंध्र प्रदेश के हैं। इसके अलावा बिहार से दिया था एक सार्वजनिक सामाजिक कार्य में बिंदेश्वर पाठक को, उनको मरणोपरांत दिया गया था बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए बिहार से। तो वैजयंती माला, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, वैजयंती माला और चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में दिया था, वेंकैया नायडू को दिया था ये सार्वजनिक मामले में, AR रहमान को नहीं दिया है। FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? ये पूछा है। FPGA का फुल फॉर्म क्या है? हमारे सिलेबस में है कुछ इस तरीके के एब्रिविएशंस, तो यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये एक बहुमुखी एकीकृत सर्किट है जिसको हम IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे अंतिम उपभोगकर्ता द्वारा कई प्रकार के काम के लिए इसको प्रोग्राम और रीप्रोग्राम किया जाता है। इसमें FPGA क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ये FPGA है। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? डेलर्स रिपोर्ट है 1996 की, 1996 की है डेलर्स रिपोर्ट। डेलर्स रिपोर्ट इसमें डेलर्स आयोग ने बनाई थी रिपोर्ट। इसमें मेनली 2 अवधारणाएं हैं। इसमें शिक्षा के एकीकृत दृष्टिकोण का प्रस्ताव है, और उसमें 4 फिर इसके मेन पिलर हैं। 4 पिलर क्या है मेनली इसका? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो, जानने के लिए पहला पिलर है ये लर्निंग टू नो। दूसरा पिलर है इसका लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी करने के लिए। तीसरा है लर्निंग टू डू, लर्निंग टू डू होने के लिए अधिगम। और चौथा है इसमें लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसमें सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम है।
ये डेलर्स आयोग का है, और जो वसुधैव कुटुंबकम का है यही है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये 2023 की आई है। हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट रिपोर्ट फॉरेस्ट की, तो ये 2 साल में आती है। पिछली जो थी लेटेस्ट वो 2021 की थी, और अभी जो आई है ये 2023 की आई है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में देखिए, ये पूछा है भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर वाले राज्य, उनमें मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये पूछा है वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें एरिया वाइज, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ये 3 राज्य ध्यान रखने हैं आपको। अगर हमसे क्षेत्रफल का नहीं पूछा जाता है, हमसे परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाता है, तो परसेंटेज वाइज जो टॉप 3 है, पहला है लक्षद्वीप, दूसरा इसमें आता है मिजोरम, और तीसरा जो इसमें आता है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार ये आते हैं। लक्षद्वीप में लगभग 91.3% है ये, और मिजोरम में 85% और अंडमान निकोबार में 82 के अराउंड है। और अगर ये हमसे सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है, जो वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है, उसमें सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य में हुई है, मतलब वृद्धि हुई है, इसका मतलब पिछला रेफरेंस लिया होगा। तो सबसे ज्यादा वृद्धि का पूछा जाता है तो मिजोरम में हुआ है, लगभग 242 स्क्वायर किलोमीटर का। और मिजोरम के बाद में दूसरे नंबर पे इसमें गुजरात है। गुजरात में लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें वृद्धि हुआ है पिछले के बजाय। और तीसरे नंबर पे इसमें ओडिशा है। ओडिशा में लगभग 152 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में। तो वृद्धि का पूछा जाए मिजोरम, गुजरात और ओडिशा, और ये एरिया वाइज पूछा जाए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और हमसे परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाए कि 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में कितने वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल पूछ रहा है। मतलब इसमें ओवरऑल देश कंट्री का पूछा जाए, ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है, इसमें तो लगभग 156.41 इसमें स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि हुई है पिछले के बजाय इसमें। अब आप सोचेंगे तो कि ये इधर ही इतना बढ़ रहा है, तो ये फिर इतना सा ही कैसे निकला है? तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कमी भी हुई है, जिनमें कमी हुई है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 242 तो मिजोरम में, 180 गुजरात में, 152 ओडिशा में, फिर भी 2021 के बजाय 156 पॉइंट ये जो 41 है स्क्वायर किलोमीटर इसकी वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब बहुत से राज्यों में कमी भी हुई है फॉरेस्ट में। ये इसलिए बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो। 19 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं, और इसमें से 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इनमें 75% से ज्यादा है। तो आप देख लीजिए फिर, इसलिए ये ऐसा है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ स्थित है, हमसे ये पूछा है। पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट का, और ये CSIR जो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद है उसी के तहत आता है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत
जो सिकल सेल एनीमिया है उसको भारत से कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी। जो केंद्रीय बजट आया था 2023 में, पहली बार इस मिशन का शुरुआत की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था? जो सिकल सेल रोग है, सिकल सेल रोग, उससे उत्पन्न जो स्वास्थ्य को चुनौतियां हैं, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बीच में, और एससीडी को समाप्त करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इसको समाप्त करने के लिए भारत ने 2047 का मिशन रखा है, 2047 तक। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है? इसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम होते हैं तो सहायता हटा ली जाती है। इनको क्या कहा जाता है? ये एक तरीके से कि पहले जरूरत थी तो ये सहायता दी, अब जरूरत नहीं है, हटा ली, तो ये अनुकूलनात्मक शिक्षण होता है। इसको अनुकूलनात्मक शिक्षण होता है। इसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण जो अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन छात्र जब इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तो सहायता को हटा लिया जाता है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? जेंडर इक्वलिटी इनमें से किसमें है? फंडामेंटल राइट्स भी आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं जेंडर बेसिस पे, तो जेंडर इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स में भी है। मौलिक कर्तव्य भी मेल फीमेल या जो जेंडर है उनके सबके लिए एक है। डीपीएसपी भी सभी के लिए है। तो ये तीनों ही जेंडर इक्वलिटी के सिद्धांत पे काम करते हैं। विमर्शी स्तर शिक्षण शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल संप्रेरण की जो पद्धति है मूलतः वो कैसी होती है। देखिए, जो विमर्शी स्तर शिक्षण है, विमर्शी स्तर शिक्षण ये स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संप्रेषण पद्धति है मूलतः वो क्रियान्वितिकारी होती है, और शिक्षण का देखा जाए तो एक हाईएस्ट लेवल भी होता है, उच्चतम स्तर होता है। शिक्षण की समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है ये, डी इसका करेक्ट आंसर है। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? जलवायु परिवर्तन संबंधी जो यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जलवायु परिवर्तन का पूछा है, वो किसका परिणाम था? देखिए, जलवायु परिवर्तन पे क्या है, इसकी बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको जलवायु परिवर्तन में, जलवायु प्रणाली में जो खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप है उसको रोकने के उद्देश्य से 1992 में अपनाया गया था। और आप बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, या फिर 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है वो भी इसी कन्वेंशन पे आधारित है, अर्थ समिट पे। तो ये तीनों ही, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और ये जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तीनों ही अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसी पे बेस्ड है ये। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आपको कहीं कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा। कौन से दो देश यूरोपीय संघ शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? अभी कौन से दो देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के, जो इनका शेंगेन क्षेत्र है उसके पूर्ण, अभी शेंगेन क्षेत्र है क्या चीज? देखिए, जो शेंगेन क्षेत्र है इसमें 25 कंट्री है। कितने? 25 देश हैं। और जिन्होंने, जो लग्जमबर्ग में आता है ये शेंगेन शहर, लग्जमबर्ग का है ये शेंगेन शहर,
और इसमें 1985 में एक समझौता हुआ था, शेंगेन एग्रीमेंट, उसको लागू किया गया था। इसमें क्या होता है कि ये एक राष्ट्र की तरह ही लागू होता है। अब ये 25 देश है, इनमें कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, इस तरीके से 25 है। आप एंट्री करते हैं और आप एग्जिट करते हैं, वहीं पे चेकिंग होती है, इंटरनल नहीं होती है। मतलब या तो इस क्षेत्र के अंदर जाने वाले की या फिर बाहर जाने वाले लोगों के लिए सीमा नियंत्रण होता है, और वहां कोई आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। इनमें आप यहां से बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, वो ही नियंत्रण है, और नहीं है। ये 25 देश है जिनको ये यूरोपियन यूनियन के, जिनको शेंगेन क्षेत्र का मेंबर अभी बने हैं। और रिसेंटली की बात करें, रिसेंटली का पूछा हमसे, तो रोमानिया और बुल्गारिया ये 2 देश अभी इसके पूर्ण मेंबर बन गए। यूरोपियन संघ का जो शेंगेन क्षेत्र है, पहले दोनों देशों के पास आंशिक सदस्यता थी इनके पास, लेकिन अब ये पूर्ण मेंबर बन गए हैं। एक सामान्य वीजा होता है इन सभी कंट्रीज के लिए, इसलिए यूरोप की कंडीशन बुरी है आज। जॉन महाना को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अभी रिसेंटली जॉन महाना है, ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। घाना के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। घाना है, ये वेस्ट अफ्रीका में आता है। जहां पे देखिए घाना है, इसके एक साइड में देखेंगे आप, पश्चिमी साइड में तो कोटे डी आइवर है, इसके नॉर्थ में देखेंगे तो बुर्किना फासो है, ईस्ट में टोगो, और इसके साउथ में देखेंगे तो बे ऑफ गिनी है, गिनी की खाड़ी है। रिसेंटली ये जॉन ड्रामानी महाना है इनका पूरा नाम, जॉन ड्रामानी महाना, इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गाना है, ये किसके लिए फेमस है? कोको के लिए फेमस है गाना। किसके लिए? कोको के लिए फेमस है गाना। कोको क्या होता है? एक पेड़ होता है, उसके फलों से बीज निकलते हैं। जैसे अपने पपीता नहीं होता है, पपीता के अंदर बीज होते हैं, वैसे ही होता है। पपीता का जैसा एक फल होता है, और उस फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। इसमें जो 30 से 60 के आसपास बीज होते हैं एक फल में, और इन बीजों को सुखा के और भुनने पर कोको तैयार होता है। और इसके बीज से जो चॉकलेट भी बनाई जाती है। और जो अपने चाय है, वैसे ही एक कोको है, एक पेय पदार्थ है। कोको जो तैयार होता है, इससे चॉकलेट भी बनता है। इसलिए ये डिटेल में बताया आपको, क्योंकि ये काफी चर्चा में है। जॉन ड्रामानी महाना, डी इसका करेक्ट आंसर है। और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपनी तैयारी अब थोड़ी बढ़ा दीजिए, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, बार बार चांस नहीं मिलते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।